नमस्कार, मैं हूं रणजीत और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। यह वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। हिंदी विषय है गोधोली भाग 2 और यह अंतिम अध्याय है, यानी 12वां अध्याय महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक लेख है, शिक्षा शास्त्र है। और इस शिक्षा शास्त्र का नाम है शिक्षा और संस्कृति। कि यह वीडियो गद्य भाग का अंतिम चैप्टर है, शिक्षा और संस्कृति। इसको आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपको इसके संबंधित जो प्रश्न होगा उसका जवाब, उसका उत्तर बनाने में आसानी होगी। और एक निवेदन कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। यह अंतिम भाग है और आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, पूरी वीडियो जरूर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में संक्षिप्त में उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जानते हैं। फिर हम इसके लेख शिक्षा और संस्कृति पर सीधे आएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास हुई। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी लंदन गए। 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 ईस्वी के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट आए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। आजादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग किए। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने स्वराज की मांग की, अछूतो द्वार का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति धर्म के विभेद भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजादी दिलाई। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीति और सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा और उनके प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत और गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहां हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं, यानी जो अभी हम पढ़ेंगे शिक्षा और संस्कृति के बारे में। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार हैं, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरी सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि
हमारे साधारण दैनंदिन जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों में जुड़ी हुई है। तो आइए अब हम उनके द्वारा शिक्षा शास्त्र लेख को पढ़ते हैं, समझते हैं, जिसका शीर्षक है शिक्षा और संस्कृति। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, संघर्ष। उदात्त का मतलब होता है उन्नत। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे, उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी हुई हैं। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध का मतलब होता है बाद का, परवर्ती आधा भाग। उत्तरार्ध में पहले टॉलस्टॉय फॉर्म में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर के स्थूल इंद्रियों, अर्थात स्थूल का मतलब होता है मोटा, अर्थात हाथ, पैर, आंख, कान, नाक वगैरह के ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। दूसरे शब्दों में बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धि पूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए आत्मा की जागृति का मतलब होता है जागरण। आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांकी वस्तु ही साबित होगा। एकांगी का मतलब होता है एक पक्षीय। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है, सर्वांगीण का मतलब होता है संपूर्ण, समग्र, जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। ये सब बातें अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब होता है अविभक्त, जिसे अलग अलग न बांटा जा सके। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी का मतलब होता है हस्तकौशल, हस्तशिल्प, हाथ की कारीगरी, उपयोगी दस्तकारी सिखाए जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। मेरे मतानुसार इस प्रकार शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। दस्तकारी का मतलब होता है हस्तकौशल, हस्तशिल्प, हाथ की कारीगरी। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजनाशास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता।
वे शरीर से कमजोर होते हैं, इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। कवायद का मतलब होता है भाग दौड़। इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांति सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। अग्रदूत का मतलब होता है आगे आगे चलने वाला और दूरगामी का मतलब होता है दूर तक जाने वाला। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाला हास रुक जाएगा और एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद न हो और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। और यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा। रक्त रंजित का मतलब होता है खून से सना हुआ। भारत जैसे विशाल देश का यंत्रीकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक तो जरूर होगी। मेरी योजना में विदेशों से मंगाई गई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथ में रहेगा। जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा? चरित्र निर्माण। मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम अपने आप संभाल लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। मैं चाहता हूं कि उस भाषा अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसे राष्ट्र अपनी ही देशी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियां जानने के लिए बंगला सीखने की जरूरत नहीं, वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती है। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टॉलस्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं, वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेजों को यह गर्व है कि संसार में तो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है, वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधी सादी अंग्रेजी से उस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों हो? यह अच्छी मित्य व्ययिता होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दें जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उनके अनुवाद देशी भाषाओं में करके देता रहे। यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती कि हम कूप मंडूक बन जाए। कूप मंडूक का मतलब होता है कुएं का मेढक, संकीर्ण। कूप मंडूक बन जाए या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ले। मगर मेरा नम्रता पूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। हजम का मतलब होता है पचना, पहले हरगिज नहीं। मेरा दृढ़ मत है
कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। हमने उसे जाना नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है, जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती। मेरा धर्म जहां यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा, वहां वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उनकी उपेक्षा करने का निषेध भी करता है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों का आविष्कार करने की कोशिश करती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहां आ घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आजादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की ही उपज है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखे और फिर उनसे यह आशा रखूंगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दें जैसे बोस, राय और स्वयं कविवर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देशी भाषा में विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं है बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की ओर है। तो यह है महात्मा गांधी का लेख शिक्षा और संस्कृति। यह गोधूली भाग 2 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का गद्य भाग का यह अंतिम अध्याय है, जिसका आज मैं सारे अध्याय को आपके लिए वीडियो बनाया है। आप शुरू से लेकर यानी चैप्टर अध्याय 1 से लेकर 12 तक आप स्टोरी विथ रंजीत पर जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही।